तो आइए आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। केमिस्ट्री क्लास 10th का लेक्चर नंबर 5। देखिए हम लोग लेक्चर नंबर 4 में रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संश्लेषण के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि दो छोटे छोटे तत्व या फिर यौगिक या फिर एक तत्व या तो फिर एक यौगिक आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा टाइप्स पढ़ने वाले हैं, दूसरा प्रकार, जिसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अपघटन या फिर इसी का दूसरा नाम वियोजन अभिक्रियाएं, दूसरा नाम होता है वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं, अपघटन का मतलब टूटना होता है। अपघटन का मतलब टूटना। इसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए तो इसका डेफिनेशन लिख। तो आइए अब हम लोग अपघटन अभिक्रिया को समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से, यहाँ कोई बड़ा अणु टूटेगा और वह टूट के दो सिंपल यौगिक, सरल यौगिक बनते हैं। तो यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम लोग संगमरमर के नाम से जानते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अगर हीट किया जाए, गर्म किया जाए, तो ये CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। तो डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। यहाँ से जब हम इसको गर्म करते हैं, ये हीट का साइन है। गर्म करने पर सिंपल दो और यौगिक में क्या हो गया है, बंट गया है, टूट गया है, जिसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण लिखते हैं। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को भी गर्म किया जाए तो KCl और प्लस O2 गैस देता है। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर रिएक्टेंट में 3 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन, तो 3 और 2 का केस आता है तो हम दोनों को 6 बनाते हैं, 6 बनाते हैं। तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा, और 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ से 2 पोटेशियम है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पोटेशियम हो गया। तो इस तरह से ये अपघटन अभिक्रिया का आपका उदाहरण दिया गया है, जिसको हमने अभी आपको बतलाया है। अपघटन अभिक्रिया में आपको ध्यान रखना है कि बड़ा यौगिक टूट करके 2 सरल यौगिक देता है, टूट करके। अपघटन का मतलब टूटना होता है। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार पढ़ें। चलिए, टाइप्स नंबर 3। हम लोग अभी 2 नंबर तक पढ़ चुके हैं। तीसरा प्रकार हम लोग लिखते हैं, उसके बाद फिर उसका डेफिनेशन देखेंगे। चलिए, तीसरा जो है एकल विस्थापन अभिक्रियाएं, इसी को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एक तत्व वहाँ से डिस्प्लेस हो जाते हैं, हट जाते हैं, अपने स्थान से हट जाते हैं। चलिए, इसको हम पहले डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो आइए अब हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापित का मतलब वहाँ से हट जाता है। तो चलिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं कि आयरन का जब रिएक्शन कराया जाता है कॉपर सल्फेट से, तो यहाँ से प्रोडक्ट बनता है आयरन सल्फेट और कॉपर यहाँ से अलग हो जाता है। ये है लोहा, ये है कॉपर सल्फेट, ये है फेरस सल्फेट,
और ये आपका कॉपर है। तो यहाँ से देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु, देखिए इस यौगिक में जो उपस्थित है ये परमाणु, किसी यौगिक में उपस्थित, देखिए यहाँ ध्यान से, इस यौगिक में जो उपस्थित है परमाणु कॉपर, फिर से हम पढ़ रहे हैं इसको, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, यौगिक है CuSO4, इसमें उपस्थित जो है कॉपर, किसी दूसरे परमाणु द्वारा, इस परमाणु द्वारा, आयरन के परमाणु द्वारा यहाँ से इसको हटा दिया जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, विस्थापित कर दिया जाता है। देखिए यहाँ से आयरन आके जुड़ जाएगा और ApSO4 बना लेगा। यहाँ से कॉपर यहाँ से हट जाएगा, कॉपर हट के Ap जुड़ जाएगा, ApSO4 बन जाएगा और यहाँ से कॉपर यहाँ से अलग हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से कॉपर यहाँ से निकल गया, एक एलिमेंट का यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया, हट जाता है, जिसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यहाँ से एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कॉपर को आयरन कब यहाँ से हटा पाएगा, जब आयरन कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो हम यह लिख सकते हैं कि ऊपर के समीकरण से यह सिद्ध होता है कि लोहा, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोहा ज़्यादा क्रियाशील है कि कॉपर, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है लोहा कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। ये तो एक उदाहरण हो गया। चलिए उदाहरण नंबर 1। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक रिएक्शन हम और लिख रहे हैं, Cu कॉपर का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से कराया जाता है। तो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल 2 और प्लस यहाँ से Ag निकल जाता है। यहाँ से फिर से आप समझ सकते हैं इसको, ध्यान से देखिए। कॉपर सिल्वर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, सिल्वर यहाँ से हट जाते हैं, सिल्वर यहाँ से हट जाते हैं और कॉपर आके जुड़ जाता है, कॉपर आके जुड़ जाता है। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसका, सिल्वर, Ag का विस्थापन लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ भी समीकरण में आप लिख सकते हैं किसका विस्थापन हो रहा है, कॉपर का विस्थापन। तो सिल्वर का विस्थापन, यहाँ से ये भी विस्थापन अभिक्रिया है, तो हम कह सकते हैं कि सिल्वर का विस्थापन है, कौन कर रहा है सिल्वर को विस्थापित, कॉपर। तो इससे सिद्ध होता है कि कॉपर सिल्वर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। तो लिख सकते हैं ऊपर के समीकरण से यह सिद्ध होता है कि कॉपर सिल्वर, जिसको हम लोग चांदी के नाम से जानते हैं, से अधिक क्रियाशील है, ठीक है। और भी उदाहरण है इसमें, इसको लिखते हैं। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, उदाहरण नंबर 3। Zn प्लस CuSO4, यहाँ से आपका प्रोडक्ट देगा जिंक सल्फेट प्लस C। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होता है कॉपर का, कॉपर यहाँ से हट जाएगा, देखिए यहाँ से कॉपर हटेगा और जिंक आके जुड़ेगा। तो यहाँ से कॉपर Cu का विस्थापन लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब जिंक कॉपर को हटा सकता है तो इससे यह सिद्ध होता है, ऊपर के समीकरण से यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि Zn Cu से अधिक क्रियाशील है। जिंक जो है ना कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। तो आइए हम लोग उदाहरण नंबर 4, चौथा उदाहरण। जब जिंक की अभिक्रिया HCl से कराई जाती है तो यहाँ से ZnCl2 और
हाइड्रोजन गैस मिलता है। चलिए इसका नाम हम लोग लिख देते हैं, ये है जिंक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी को हिंदी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये आपका जिंक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। यहाँ से आप समझ सकते हैं जिंक जाके क्लोरीन में जुड़ जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देता है, तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है। किसका? हाइड्रोजन का विस्थापन। यह भी एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। एक और रिएक्शन हम लोग देखते हैं, उदाहरण रिएक्शन नंबर 5। जब जिंक का रिएक्शन फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 से कराई जाती है तो जिंक फॉस्फेट बनता है Zn3PO4 का होल 2 प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। देखिए ऊपर का जो भी रिएक्शंस है, कुछ रिएक्शंस बैलेंस नहीं है, उसे आपको बैलेंस कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इस रिएक्शन को, रिएक्शन नंबर 4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। रिएक्शन नंबर 5 को भी हम देख लेते हैं, कहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 2 जा 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं कहाँ पे मल्टीप्लाई करना, 3 है जिंक है, यहाँ पे 3 जस्ता, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं 2 3 जा 6 हाइड्रोजन है तो 2 है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हाइड्रोजन हो गया। हमने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज़ आपको ये है कि यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करता है जिंक और फॉस्फेट से जा करके जुड़ करके जिंक फॉस्फाइड बनाता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका नाम, ये जिंक है, जस्ता, फॉस्फोरिक अम्ल, जिंक फॉस्फेट है इसका नाम, जिंक फॉस्फेट हाइड्रोजन गैस। तो हम कह सकते हैं जब जिंक की अभिक्रिया फॉस्फोरिक अम्ल से कराई जाती है, जिंक फॉस्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है और जिंक हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देता है। हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का विस्थापन, यह भी एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। एक तत्व का यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यहाँ भी सिर्फ हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ है, इसीलिए हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब चलिए हम लोग अगला टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। हम लोग 3 नंबर तक देख चुके हैं, अब चौथा प्रकार, चौथा जो हमारा है उभय विस्थापन अभिक्रियाएं, उभय विस्थापन अभिक्रियाएं। उभय विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले जो आपने रिएक्शन पढ़ा है उसमें एक तत्व का विस्थापन हुआ था, यहाँ पर 2 तत्व का विस्थापन होगा, इसीलिए हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो आइए पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसको उदाहरण के हेल्प से, सहायता से हम लोग बारी बारी से इसको समझें। तो देखिए अब उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का विनिमय, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, जिसको हम लोग आदान प्रदान कहते हैं, एक्सचेंज करके, आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक बनाते हैं, उसे हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन का हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, किस तरह से होगा। मान लिया कोई यौगिक में 2 तत्व X है और एक Y है और एक दूसरा यौगिक A और B है। कोई यौगिक है जिसमें तत्व है X और Y भी तत्व है, कोई दूसरा यौगिक है जिसमें तत्व A है और B है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, X अगर B के साथ जुड़ता है तो A किसके साथ जुड़ेगा, Y के साथ। तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा XB प्लस AY, ठीक है। तो यहाँ से आदान प्रदान हुआ है, दो का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, X जाके B में और A जाके Y में। अब हम इसमें उदाहरण लेते हैं, चलिए उदाहरण नंबर 1। जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाती है तो सिल्वर क्लोराइड
का अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसको हम लोग पहले भी रिएक्शन को हमने पहले लेक्चर में देखे थे। सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है और अवक्षेप को हम लोग लोअर एरो से दिखाते हैं, और इसके अलावा सोडियम नाइट्रेट बनता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मान लिया जाए हम इसको X नाम दें, ठीक है, और इसको Y नाम दें, ठीक है, यहाँ A नाम दें और यहाँ B नाम दें। तो यहाँ से आपको हम देखें अभी X B के साथ जुड़ गया, देखिए X जो है B के साथ जुड़ गया, मतलब NaNO3 बन गया, और Y A के साथ जुड़ गया तो AgCl बन गया। यहाँ से लोअर एरो से हम लोग इसको दिखाते हैं, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बनता है। यहाँ से दो दो का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उदाहरण नंबर 1 हो गया। चलिए उदाहरण नंबर 2 लिखते हैं इसका। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट से कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, और उस अवक्षेप को हम लोग लोअर एरो से दिखाते हैं। रिएक्शन को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर हम इसका नाम X दें और इसका नाम Y दें तो इसका नाम A होगा और इसका नाम B होगा। तो देखिए X B के साथ BaSO4 बनाता है, बना लिया X B, और A Y के साथ देखिए A के जगह में Na है और Y के जगह में आपका Cl है, ठीक है। इस तरह से आदान प्रदान हुआ है, विनिमय हुआ है आयन का। यहाँ पे सवाल आता है कि सर आयन कहाँ है, तो सोडियम जानते हैं आप लोग, सोडियम पे जो होता है प्लस आयन, क्लोरीन पे माइनस आयन, सिल्वर पे प्लस आयन, नाइट्रेट पे नेगेटिव आयन, और आयन का आदान प्रदान। प्लस चार्ज वाला जो था X माइनस के साथ जाके जुड़ जाता है B के साथ, और यहाँ जो प्लस वाला है यहाँ माइनस के साथ जाके जुड़ गया। यहाँ ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, देखिए Ba जाके SO4 के साथ जुड़ा, प्लस वाला माइनस के साथ, और ये वाला प्लस किसके साथ, इसके माइनस के साथ जाके जुड़ जाता है। अब आइए हम लोग उदाहरण नंबर 3, जब FeS फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो यहाँ से एक प्रोडक्ट बनता है FeSO4 आयरन सल्फेट, जिसको हम लोग फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं, और H2S गैस बनता है फेरस सल्फेट, और यहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। यहाँ से आपको समझना क्या है, देखिए यहाँ से Fe पे प्लस चार्ज, सल्फर पे माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज, यहाँ जो प्लस है FeSO4 के साथ जाकर जुड़ गया, प्लस वाला माइनस के साथ, यहाँ प्लस माइनस के साथ जाकर जुड़ गया, आयन का आदान प्रदान हो गया। ये उदाहरण है इसका। चलिए हम लोग एक और उदाहरण देख लेते हैं, लास्ट उदाहरण। यदि लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराई जाती है, ऊपर का जो भी रिएक्शन हमने लिखाया सभी रिएक्शन को आपको बैलेंस कर लेना है, ठीक है, जो बैलेंस नहीं। लेड आयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो यहाँ से आपको रिएक्शन को पहले बैलेंस करके दिखला देते हैं। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है आपका रिएक्टेंट में, 6 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पे देखिए राइट साइड में 2 पोटेशियम हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाता है 2 आयोडीन इधर भी है। हम इसका नाम लिख सकते हैं, ये पीला कलर का अवक्षेप मिलता है, पीला अवक्षेप,
अवक्षेप का मतलब आप जानते हैं ठोस पदार्थ होता है। यहाँ इस पे पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो देखिए ये जो पॉजिटिव है इस निगेटिव के साथ जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये जो पॉजिटिव है इसके साथ निगेटिव वाले के साथ जाके जुड़ेगा तो PbI2 बनता है। और ये जो पॉजिटिव है पोटासियम KNO3 बना लेता है NO3 के साथ जुड़ करके। तो ध्यान रहे कि आयन का आदान प्रदान प्लस वाला माइनस वाला के साथ और ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ में क्या हो जाता है, जाके जुड़ जाता है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं 5वां प्रकार, जिसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं, इसको हम लोग इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं जी, प्रेसिपिटेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो 5वां प्रकार है वह है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप का मतलब आप जानते हैं, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बताया है कि आप अगर दूध लेते हैं उसमें थोड़ा नींबू का रस डाल देते हैं तो दूध अलग हो जाता है, उसके जो मटेरियल्स होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड मटेरियल्स और पानी अलग हो जाता है। तो सॉलिड को हम लोग अवक्षेप के नाम से जानते हैं। तो हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे, पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बारे में बाद में हम लोग समझते हैं। डेफिनेशन लिखा है कि वैसी अभिक्रिया जिनमें प्रतिफल कोई ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। जैसे कि वैसा अभिक्रिया जिसमें विलयन में जब हम किसी पदार्थ को डालते हैं तो उससे ठोस के रूप में, जैसे दूध में हम नींबू डालते हैं तो ठोस के रूप में क्या हो जाता है, उसमें विलयन से सॉलिड मटेरियल्स अलग हो जाते हैं, सॉलिड पदार्थ अलग हो जाते हैं। इस प्रकार का अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसका एग्जाम्पल चलिए हम लोग पहले भी लिखे थे, जो भी अवक्षेपण जिसमें अवक्षेप बनता है उसको हम लोग सारे रिएक्शन को अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इससे पहले जो हम देख चुके हैं, यह भी आपका अवक्षेपण अभिक्रिया का प्रकार हो सकता है, अवक्षेप बन रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया हो सकता है, ये भी अवक्षेपण अभिक्रिया हो सकता है। तो उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप मिलता है। अवक्षेप को हमेशा प्रेसिपिटेट से दिखाते हैं और सोडियम नाइट्रेट मिलता है। ये है आपका अवक्षेप। अवक्षेप को हम लोग इंग्लिश में प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं, प्रेसिपिटेट। इसको हम लोग शॉर्ट में PPT कहते हैं जी, इसको ध्यान रखिए। और भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं दूसरा, ठीक है, जिसमें अवक्षेप बने। तो एक और लिख देते हैं, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराया गया था। तो आपको लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग लोअर एरो से दिखाते हैं। और पोटेशियम नाइट्रेट, यह भी अवक्षेप। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, ठीक है। ध्यान रहे कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है प्रतिफल में, जिसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एक चीज आपको एरो का साइन दे के लिखना है कि अधिकांश उभय विस्थापन अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती हैं जी। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है सारे के सारे अवक्षेप बनाते हैं। तो इसीलिए जो भी अधिकांश जो होता है उभय विस्थापन अभिक्रिया, वो सारे के सारे अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती हैं। चलिए अब हम लोग छठा टाइप्स देखने वाले हैं, रिएक्शन का छठा प्रकार। 5 प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। छठा प्रकार जिसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रियाएं के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम लोग समझेंगे।
अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाती हैं उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हाँ ध्यान रहे, अम्ल HCl एक अम्ल है और भस्म को आप लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक भस्म है। क्या बनाएगा, लवण NaCl और वाटर। आपको पता होना चाहिए कि अम्ल जो होता है उसके पास पानी में जब हम डालते हैं तो H+ आयन देता है और भस्म जो होता है वो H- आयन देता है। तो आगे हम लोग अम्ल भस्म लवण जो आएगा आपका चैप्टर नंबर 2 उसमें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अम्ल और भस्म आपस में रिएक्ट करके लवण बना देगा, उदासीन बना देता है। अम्ल का स्वाद खट्टा, भस्म का स्वाद कड़वा, लेकिन दोनों आपस में जब रिएक्शन करता है भस्म और अम्ल तो लवण बनाता है, नमकीन बनाता है, जिसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसका नाम लिखना जरूरी है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये जल है। चलिए दूसरा हम लोग उदाहरण नंबर 2 लिखते हैं। किसका उदाहरण है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का। एक अम्ल लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और एक भस्म लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपस में अभिक्रिया करके K2SO4 और क्या बनाता है, जल। यहाँ से ये अम्ल है, ये भस्म है, ये लवण है, ये जल है। रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को आपको बैलेंस कर लेना है। इसका नाम हम लिख देते हैं। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम सल्फेट है, वाटर है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पोटेशियम है, यहाँ पे 1 ही पोटेशियम है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरे ख्याल से आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और इधर 4, टोटल 6 ऑक्सीजन, इधर 4 और 1 5, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका रिएक्शन बैलेंस होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के बारे में सीखेंगे। ठीक है।